Hello students. Today we will discuss about equilibrium, about its definition, types, condition and some examples of equilibrium. तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन है if a body under the action of number of forces is at rest or moving with uniform velocity, it is said to be in equilibrium. अब हमने डेफिनेशन में दो चीज़ों का जिक्र किया है कि बॉडी पर फोर्सेस लग रही हैं, नंबर ऑफ फोर्सेस, लेकिन फिर भी वो बॉडी या तो रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो, तो हम उसको कहते हैं इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी। यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इक्विलिब्रियम की टाइप्स को। तो इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब बॉडी रेस्ट पर हो तो तब हम उसको कहते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। तो जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जिक्र है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी लीनियर भी हो सकती है और एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है। अब हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि बॉडी रेस्ट पर है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो जब बॉडी रेस्ट पर हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो एक्सेलरेशन सिफर होता है। तो जब एक्सेलरेशन सिफर होता है तो फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो जब एक्सेलरेशन सिफर है तो फोर्स भी जीरो होगी। यही फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट मस्ट बी जीरो। इसको अगर हम मजीद डिटेल में देखें तो हम फोर्स को एक्स और वाई कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने कहा कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो के इक्वल है। मतलब उसकी एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्सेस भी जीरो के इक्वल हैं और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्सेस भी, उनका सम भी जीरो के इक्वल है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। अब समेशन एफ एक्स कब जीरो के इक्वल होगा? फॉर एग्जाम्पल, इस बॉडी पर 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, और 3 न्यूटन की फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में। और फर्ज करें कि मजीद फोर्स लग रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 10 न्यूटन की, और 5 न्यूटन की दो फोर्सेस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, यानी माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। तो जब इन सब का सम लेंगे तो समेशन एफ एक्स विल बी इक्वल टू 3 + -3, यानी है उसके इक्वल थी लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस का साइन साथ में लगाया, प्लस 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, प्लस -5 + -5। ये -5 जो है 5 न्यूटन की फोर्सेस लग रही थी दो माइनस एक्स एक्सिस के अलोंग। तो जब इन सब का सम लेंगे तो आंसर हमारे पास जीरो आएगा। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस का जिक्र करें तो समेशन एफ वाई तब जीरो होगा जब जितनी फोर्स अपवर्ड लग रही है उतनी ही डाउनवर्ड लगे। मतलब अगर 20 न्यूटन की टोटल फोर्सेस अपवर्ड लग रही हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो 20 न्यूटन की ही टोटल फोर्सेस डाउनवर्ड लग रही हों, तो ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो सम विल बी इक्वल टू जीरो। समेशन एफ वाई इज इक्वल टू जीरो। ये तो थी ट्रांसलेशनल फोर्स की बात। अब हम बात करते हैं रोटेशनल या एंगुलर फोर्स की बात, कि जब बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो हमने पढ़ा था कि इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो जब एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो फोर्स भी जीरो होती है और टॉर्क बराबर होता है एल एफ के। तो जब फोर्स जीरो है तो टॉर्क भी जीरो होगा। और इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन है कि बॉडी पर जितने भी टॉर्क्स एक्ट कर रहे हैं उन सब का सम जीरो के इक्वल हो। मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं समेशन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। टॉर्क हमने पढ़ा था कि रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है। अब टॉर्क की वजह से बॉडी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी। और सम ऑफ टॉर्क तभी जीरो के इक्वल होगा जब क्लॉकवाइज एक्ट करने वाले टॉर्क की टोटल मैग्नीट्यूड बराबर हो एंटी क्लॉकवाइज एक्टिंग टॉर्क्स के।
फॉर एग्जाम्पल एक रिजिड बॉडी है जो पॉइंट ओ पर फिक्स है, यानी पॉइंट ओ के गिर्द वो बॉडी रोटेट कर सकती है। अब पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रही है जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है बॉडी को। वो फोर्स 4 न्यूटन की लग रही है। अब उसका ओ से फासला है 3 मीटर का, मतलब मूवमेंट आर्म उसका है 3 मीटर। तो टॉर्क होगा टॉ इज इक्वल टू एल एफ। एल है 3, एफ है 4, तो टॉ विल बी इक्वल टू 3 into 4। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 12। अब इसी बॉडी पर एक और फोर्स लग रही है जो एंटी क्लॉकवाइज है, वो है 6 न्यूटन की और 2 मीटर के डिस्टेंस पर लग रही है। तो यहाँ पे मोमेंट आर्म है 2 और फोर्स है 6। तो टॉर्क इज इक्वल टू 2 into 6। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू 12। दोनों टॉर्क की वैल्यू बराबर है लेकिन ओपोजिट डायरेक्शन में है। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। तो टोटल टॉर्क होगा क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू थी 12 न्यूटन मीटर और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क की वैल्यू भी 12 न्यूटन मीटर थी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, इसलिए इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे। तो समेशन टॉ विल बी इक्वल टू 12 माइनस 12। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा 0। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में तब होगी जब वो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। नंबर 1, इस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम 0 के इक्वल हो, समेशन एफ इज इक्वल टू 0। नंबर 2, इस पर लगने वाले तमाम टास्क का सम 0 के इक्वल हो, मतलब उस बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन भी 0 हो और रोटेशनल एक्सेलरेशन भी 0 हो। और उसका एक्सेलरेशन तभी 0 होगा जब या तो वो बॉडी रेस्ट पर होगी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंगुलर भी हो सकती है और लीनियर भी। इस टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।